देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, दमदार 10 का समय हो गया है। अजीत द्विवेदी जी, सज्जन कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। तमाम राजनीतिक खबरें हैं, एक एक करके सब पर होगी चर्चा। और सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश की, जहां चुनावी बिसात बीत चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपनी चाल चलने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो चुनावी रणनीति में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का तड़का लगना तय माना जाता है। सीएम योगी का चित्रकूट दौरा भी इसी का एक बड़ा उदाहरण है। सीएम योगी ने चित्रकूट में साधुओं और सुरक्षा कर्मियों के साथ भगवान कामतानाथ की परिक्रमा की। वो 5 किलोमीटर पैदल चले। चित्रकूट यूपी के बुंदेलखंड रीजन में आता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट से 2027 के लिए मिशन बुंदेलखंड का आगाज कर दिया है। यूपी की राजनीति में 19 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटों वाला बुंदेलखंड बड़ा राजनीतिक सेंटर है। यहां बीजेपी को लोकसभा चुनाव में खासा नुकसान भी हुआ था। इसकी भरपाई करने के लिए खुद सीएम योगी ग्राउंड पर मौजूद हैं। परिक्रमा करते हुए उनकी तस्वीर है और क्या कह रहे हैं वो आप सुने। और भाइयों, 2022 में चित्रकूट में भी डबल इंजन सरकार का कोई एमएलए होता, भाजपा का कोई एमएलए होता तो चित्रकूट अब तक अयोध्या की तरह चमक रहा होता, काशी की तरह चमक रहा होता, प्रयागराज की तरह चमक रहा होता। 2024 में अगर एमपी भी भारतीय जनता पार्टी का जीता होता तो चित्रकूट पूरा जनपद और पूरा ये संसदीय क्षेत्र भी और तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा होता। बुंदेलखंड की बात इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव में खासा नुकसान हुआ था। अब इसी पर हम करते हैं चर्चा। अजीत जी, बुंदेलखंड का रीजन और योगी आदित्यनाथ का दौरा, अब दौरा कहें ये सांस्कृतिक भी है, राजनीतिक भी है, हर लिहाज से। नहीं, ये बुनियादी रूप से एक धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक यात्रा है। और इस तरह की यात्राओं का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व रहा है हमेशा। पद यात्रा करना, परिक्रमा करना, या जो हिंदू पहले जो जितने भी तीर्थ स्थान थे, आप देखिए वो दुर्गम जगहों में इसलिए बनाए जाते थे ताकि लोग कष्ट उठा करके वहां तक जाएं। ये आस्था की एक परीक्षा भी होती थी। आजकल तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो गई हैं। तो एक धार्मिक ये यात्रा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। ये महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इसके लिए बुंदेलखंड चुना। समूचा उत्तर प्रदेश धार्मिक जो तीर्थ स्थानों से भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने बुंदेलखंड चुना। ये आपने एक बता ही दिया कि पिछले चुनाव में वहां से झटका लगा था। और बुंदेलखंड की कुछ बुनियादी समस्याएं हैं। धर्म का एक मामला है और बुंदेलखंड की कुछ बुनियादी समस्याएं, जिसमें पानी एक समस्या है, पीने के पानी की समस्या। और वो दोनों तरफ, उत्तर प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश का इलाका जो उससे लगता हुआ है, मतलब इधर झांसी का इलाका और उधर छतरपुर और दूसरे इलाके जो लगे हुए हैं बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड में आते हैं। तो पीने के पानी की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, सड़कों की समस्या है। बुंदेलखंड के बड़े इलाके में आपको अभी गर्मियां, अब तो बारिश आ गई, महिलाएं जाती हैं घड़ा लेकर के पानी भरने आज भी। और वो एक गाना गाती हैं, एक बड़ा उनका बुंदेलखंडी अपना लोकल भाषा में, वो उस भाषा में तो हमको नहीं याद है, लेकिन उस गाने का सार ये है कि जो मटकी लेके वो चलती हैं महिलाएं, तो ये कि पति मर जाए तो मर जाए, ये मटकी न फूटे, मतलब इस तरह का कष्ट उठाती हैं महिलाएं। तो एक तो ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को भी हाईलाइट करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री गए हैं तो ये उम्मीद करनी चाहिए है कि 19 विधानसभा और 4 लोकसभा सीट, 4 लोकसभा सीटें हैं, 19 विधानसभा सीटें हैं। और उन 19 विधानसभा के इलाकों में जो बुनियादी समस्याएं हैं, देखिए एक बात तो तय मानिए कि जो धर्म के आधार पर, हिंदुत्व के आधार पर चुनाव का एक बड़ा हिंदुत्व मुद्दा होगा, और वो जमीन ऑलरेडी जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी। उसमें अखिलेश यादव कांग्रेस किसी के लिए गुंजाइश नहीं है। अब वहां जो दूसरी बात है, विकास की जो बात है, उस दिशा में काम करने की जरूरत है। उम्मीद करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री गए हैं तो उस दिशा में काम होगा। राम मंदिर का चैप्टर क्लोज है, अब असल चुनावी चैप्टर ओपन हो गया है। इस परिक्रमा से तो मुझे ये दिखाई देता है। आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल, देखिए बहुत कुछ साधने की कोशिश है। जैसा अजीत जी बता रहे थे, एक तो वो इलाका सबसे पिछड़ा माना जाता था, लेकिन अभी वहाँ पे काफ़ी विकास हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हुआ और बहुत कुछ हुआ। डेमोग्राफी वहाँ की देखिए, वहाँ पे एक समय में वो बसपा का गढ़ माना जाता था
वहाँ पे जो दलित समाज के, खासकर जाटव रविदास समाज के लोग हैं वो ठीक ठाक हैं, लेकिन उसी के साथ जो पीडीए की भी जो लड़ाई है, पीडीए की लड़ाई बीजेपी भी लड़ रही है, उसमें बस ए को छोड़ के, पी और डी की, पिछड़ा और दलित की, तो वहाँ पे देखिए कुर्मी समाज की ठीक ठाक संख्या है, यादव समाज की ठीक ठाक संख्या है, और उसके अलावे बाकी भी है, ब्राह्मण हैं और भी समाज के लोग हैं। तो उस नाते अभी राम मंदिर के बाद ये भी है कि हिंदुत्व का मुद्दा, धर्म का मुद्दा वो बीजेपी के पक्ष में हो, और सबसे बड़े जो उसके तुरूप के पत्ते योगी आदित्यनाथ खुद हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरा है कि बुंदेलखंड को चुनने के पीछे ये है कि 3 क्षेत्र, खासकर पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड, वहां पे सबसे ज्यादा बीजेपी को झटका लगा। 4 में से 1 झांसी छोड़ के तीनों सीट बीजेपी 2024 में हार गई थी वहां पे। तो वैसी स्थिति में निश्चित तौर पे, चूंकि वो पूर्वांचल से खुद हैं, तो योगी के लिए उसको मैनेज करना रिलेटिवली आसान है। अवध भी वहां पे वो लोग कर रहे हैं। बुंदेलखंड दिखाता है कि जिन क्षेत्र में अभी तक आपको ज्यादा ध्यान देना, वहां से शुरुआत हो रही है। तो 27 के परिप्रेक्ष्य में देखिए एक पूरी की पूरी एक पैकेज है, हिंदुत्व की, पिछड़ेपन की, डेवलपमेंट की, और योगी उस पे सबसे आगे एक तुरूप के पत्ते की तरह उसको लीड कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव भी यूपी चुनाव से पहले ही सॉफ्ट हिंदुत्व पर फोकस कर रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर के विषय पर अखिलेश यादव का बोलना हो या फिर शंकराचार्य के चरणों में अखिलेश यादव का पहुंचना हो। तो यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव भी जिस सॉफ्ट हिंदुत्व पर अपनी रणनीति चल रहे हैं, वो तस्वीर आपके सामने है। अखिलेश यादव ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव जमीन पर बैठे हुए थे। 30 मिनट बाद अखिलेश यादव बाहर निकले, दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। अच्छा, ये शंकराचार्य क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसके पीछे का भी कॉन्टेक्स्ट हम जानते हैं। वो महाकुंभ से लेकर अभी तक अगर योगी आदित्यनाथ पर जो सबसे ज्यादा वार कर रहे हैं तो वो यही शंकराचार्य हैं। वो अलग बात है, इसका सियासी फायदा होगा या नहीं होगा। हाँ, वो देखिए, अभी हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर लड़ाई जीती जा चुकी है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे, मीलों अहेड है। मतलब वो लड़ाई वो जीत चुकी है। आप उस ग्राउंड पर जाकर के अगर खेलने की, उस ग्राउंड पर जाकर के आप राजनीति करने की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव अगर सोच रहे हैं, तो उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। इनके लिए ये तस्वीर कामयाबी नहीं देगी। नहीं, ये इस तस्वीर की फिर दूसरी व्याख्या भी होगी। देखिए, योगी जो ये अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, ये शंकराचार्य हैं, हम लोगों की श्रेष्ठ परंपरा में जो सबसे बड़े 4 धर्मगुरु, 4 वो माने जाएंगे मठ, उसमें से हैं। लेकिन इनकी एक छवि राजनीतिक व्यक्ति की हो गई है, और ये माना गया जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चलते हैं। सनातन के साथ तो चलते हैं, गौरक्षा की बात करते हैं, सनातन के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी की छवि किसी धर्मगुरु की है, आप अखिलेश यादव उसके साथ बैठ रहे हैं, तो एक माना जाएगा कि आप अपने स्वाभाविक एलआई के साथ बातचीत कर रहे हैं। इससे हिंदुत्व का, हाँ, आप हिंदुत्व को साध रहे हैं, ये मैसेज नहीं जाएगा इससे। और वो लड़ाई, हिंदुत्व की लड़ाई जो हम कह रहे हैं, वो जमीन जीती जा चुकी है। वहां अखिलेश यादव नहीं कुछ कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव जिन मुद्दों पर वो लड़े थे, जो उनका पीडी का मुद्दा है, पिछड़ा दलित का मुद्दा है, गैर यादव पिछड़े और अन्य दलित का जो मुद्दा है, उस पर अगर वो फोकस करेंगे, उस जमीन पर बीजेपी को खींच के ले आए, तब इनको कुछ फायदा है। ऐसा अभी तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ही इनको खींच करके ले जा रही है अपने मैदान पर, अपने पिच पर। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी और एसआईटी जांच और गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर खुलकर बात की है। योगी ने कहा कि चढ़ावे में चोरी का पाप कुल 6 लोगों ने किया है। इस साजिश में 2 और लोग शामिल थे। सारे के सारे पकड़ लिए गए, एक्शन हो गया है। लेकिन इसके बाद भी अयोध्या को रामलला के मंदिर को बदनाम करने की साजिश हो रही है। अयोध्या में आस्था के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने, राम की विरासत को बदनाम करने की साजिश और एक ठेका लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ले लिया है। आपने देखा होगा, लगभग 150 लोग अयोध्या में जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसकी काउंटिंग में है। ट्रस्ट ने एक सिफारिश की कि हमें ये जानकारी मिली कि चढ़ावे में जो पैसा आता है, इसके नाम पर कुछ चोरी हो रही है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय एसआईटी गठित करनी चाहिए। राज्य सरकार से अनुरोध किया। हमने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की सिफारिश को स्वीकार किया और एक उच्च स्तरीय कमेटी एसआईटी के रूप में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की और जांच दल जांच किया, और जो प्रमाण मिले, केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए।
कुल 6 लोग, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। एसआईटी ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को भेज दी। ट्रस्ट ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई। फिर इसमें पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने, पूरी अयोध्या पर उंगली उठाने, प्रभु श्री राम की विरासत को अपमानित करने का औचित्य कहां से होता था? सीएम योगी भले ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन की बात कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में मर्यादा को तोड़ा गया, चढ़ावे की चोरी से कोई बड़ा पाप नहीं, लेकिन इस महापाप के बाद भी बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। अयोध्या में प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा हमें दी समाज को, उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। और फिर एसआईटी बना करके आज तो घर घर गांव चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक हैं, इमोशनल हैं। बहुत सी चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल हैं वो लोग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अगर एक्शन की बात करें तो 3 आरोपियों से रिमांड में लेकर लगातार पूछताछ चल रही है। पुलिस को आरोपियों की 41 घंटे की रिमांड मिली हुई है। बुधवार को आरोपियों को परिक्रमा मार्ग पर ले जाया गया था। आज भी पुलिस उन ठिकानों पर लेकर जा सकती है जहां से चढ़ावा चोरी की रकम के सबूत मिल सकते हैं। इसके साथ ही पुलिस बैंक अकाउंट की डिटेल के आधार पर हुए लेन देन को भी वेरीफाई कर रही है। आरोपियों को उन ठिकानों पर ले जाया जा रहा है जहां चढ़ावा चोरी की रकम के सुराग मिले, प्रॉपर्टी, ठिकानों के कागजात और साथ ही साथ चोरी किया गया कीमती सामान भी बरामद करने की कोशिश हो रही है। आरोपियों को उन जगहों पर भी ले जाया जा सकता है जहां उन्होंने चढ़ावे की रकम से जमीनें खरीदी है। अब बात सियासत वाली कर लेते हैं सचिन जी। जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, 6 पर एफआईआर हुई, 2 और पकड़े गए, तो जहां जहां तक कार्रवाई लेकर जा रही है वहां पर एक्शन हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव बार बार कुरेद रहे हैं कि बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। अब जिस पर आरोप नहीं है, जिसके खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं, केवल क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं उन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए, इससे वो क्या सियासी मुनाफा कमा रहे हैं? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो है कि राजनीतिक पक्ष, जिसमें अखिलेश यादव हो, कांग्रेस के और तमाम विपक्षी पार्टियां, इसमें चूंकि 27 का चुनाव भी है तो कन्विक्शन उनका भले ना हो सनातन के प्रति, भक्ति के प्रति, लेकिन फिर भी वो इसका एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये मैसेज देने की कोशिश करें कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए अब छोटी मछलियों जो 6 या 8 लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है, इससे उनको क्या फायदा मिलेगा मुझे मुश्किल लगता है। कारण ये है कि देखिए, जैसा अजीत जी ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी खास करके राम मंदिर के इशू पे कभी भी फायदा नहीं ले सकती है, क्योंकि उसका जो इतिहास है कार सेवकों पे गोली चलाने का, और उसके बाद राम गोपाल यादव जैसे लोग सदन में खड़े होके इस पे उन्होंने वाहवाही अपने आप को दिया कि हमें गर्व है कि हमने ये मुल्ला किया। मुलायम कह लीजिए, आप मौलाना कह लीजिए, तो वो स्मृति आप जो हमें है, वोट दीजिए या ना दीजिए, बिल्कुल। तो एक तो वो स्मृति लोगों के जहन में है, वो लोग हैं अभी जिनके परिवार के लोग मारे गए और जिनकी स्मृति में। दूसरी बात यह है कि आप अभी तक जो है दूसरे पक्ष जो है, जो राम मंदिर के विरोध में है, उसके साथ जुड़े रहे हैं, तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। भले उनको अगर लाभ चाहिए तो कुछ और ले। लेकिन दूसरी बात यहां जो ये है कि सवाल है कि विपक्ष क्या कर रहा है, वो सवाल ये है कि ये पाप नहीं महापाप है, क्योंकि इसमें धार्मिक नैतिकता, धार्मिक शुचिता सबका प्रश्न है। तो उस नाते एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन एक कहते हैं ना, तिनका मात्र भी किसी के मन में संदेह न हो, उसके लिए जरूरी है कि जरूरी पड़े तो आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज के, क्योंकि कहा जाता है कि जस्टिस केवल होना नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। ठीक, वो ठीक बात। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, हरियाणा से है। हरियाणा में 12 सालों से कांग्रेस सत्ता से दूर है। ऐसे में अब कांग्रेस के भीतर कलह देखने को मिल रही है। कांग्रेस की गुटबाजी अब सबके सामने है। अब सब कुछ जो हो रहा है वो कैमरे पर हो रहा है। मौका था हरियाणा के नए प्रभारी के स्वागत समारोह का और इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने खुलकर सुरजेवाला गुट का सपोर्ट मांगा।
तो सुरजेवाला ने भी हुड्डा के मुंह पर ही दो टूक जवाब भी दे दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सुरजेवाला आप मेरा साथ दो, फिर धमाका देखो। सुरजेवाला ने बिना वक्त गवाए कहा, 20 साल से तो आप ही का साथ दे रहा हूं, अब आपकी बारी है, आप मेरा साथ दें। आप सुने जरा, ये कॉन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूँ, तुम मेरा साथ दे कर देखते होगा। अब आपकी बारी आ गई है। 56 साल में हम केवल 3 चुनाव जीते। हम इस बात से गुरेज कर जाते हैं एक दूसरे को बोलने में। कांग्रेस पार्टी 56 साल में केवल 3 बार चुनाव जीती, बाकी सारे चुनाव हारे। पहले इस बात की हर कार्यकर्ता को भी और नेता को पहचान करनी पड़ेगी कि आप 56 साल में केवल 3 चुनाव ही जीत पाए। मैं मेरे छोटे भाई दीपेंद्र का बहुत आदर करता हूं। हम कहते रहे 60 MP MLA आगे थे जी, फिर जीते क्यों नहीं? कहते रहो आप 60 आए थे, 600 और ले आओ तो क्या फर्क पड़ेगा? आखिर में तो 46 MLA आने चाहिए। हम कहते रहे कि हमारी सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट आई थी, पर MLA तो 37 पे आ गया करके। बड़ी टफ बातें हैं और फाइट भी बड़ी टफ है, क्योंकि यहाँ पे भूपेंद्र हुड्डा हैं, सुरजेवाला हैं और शैलजा भी हैं। देखिए क्या है, हरियाणा में अब रणदीप सुरजेवाला को वास्तव में एक वैकेंसी दिख रही है कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 80 साल की उम्र की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला चुनाव जब तक आएगा तब तक शायद वैक्यूम क्रिएट हो जाए जाट लीडरशिप की, और जाट लीडर ही बीजेपी कांग्रेस का लीडर होगा अभी, चूंकि उससे कॉम्प्रोमाइज करने को कांग्रेस तैयार नहीं है। कुछ समय पहले तक हरियाणा कांग्रेस में एक SRK चलता था, SRK मतलब शाहरुख खान वाला नहीं, SRK चलता था, जिसमें शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी थे। 3 जाट नेता, 2 जाट नेता और 1 दलित नेता, ये 3 का एक समूह था SRK, और ये लोग चैलेंज करते थे इनको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। अब वो चैलेंजर में से किरण चौधरी चली गई, वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई, और एक जो बिश्नोई नेता कुलदीप बिश्नोई भी थे, वो कोई चैलेंजर में नहीं थे, लेकिन वो भी चले गए हैं पार्टी छोड़ करके। और कैप्टन अजय यादव का पूरा परिवार वहाँ एक तरह से बहुत साइडलाइन हो गया है। अहिरवाल के इलाके में जहां यादव पॉलिटिक्स है, वहां एक नए यादव नेता को आगे किया जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अभी, ये वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कराया। तो अभी तक तो हरियाणा की पूरी पॉलिटिक्स भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कब्जा है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला को लग रहा है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मन में भी है, कि अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा बांह मरोड़ के फैसले कराते रहे, अपनी मर्जी के फैसले कराते रहे। कुमारी सैलजा, और जीत भी नहीं आ रही, और जीत भी नहीं आ रही। कुमारी सैलजा की राज्यसभा सीट जिस दिन खाली कराई, एक दिन उनका टर्म पूरा हुआ, और उनकी जगह पर अपने बेटे को जिस दिन दीपेंद्र हुड्डा को भेजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उस दिन उन्होंने ये पटकथा लिख दी थी कि 24 का चुनाव आप नहीं जीतने जा रहे। सैलजा की वो दलित नेता हैं, मजबूत नेता हैं, सिरसा के इलाके में नहीं, चारों तरफ हर जगह उनका महत्व। तो ये जो अब एक लग रहा है रणदीप को कि वहां वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, और अभी से ऐसी जमीन तैयार करें कि मुकाबला जब दीपेंद्र हुड्डा से हो तो हम आगे निकल जाएं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले में रणदीप आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा से अगर मुकाबला हो तो रणदीप आगे रहें, इसकी कोशिश हो रही है। शैलजा के साथ शैलजा साथ दें, हाँ, या न्यूट्रल फोर्स भी बनी रहे, न्यूट्रल फोर्स भी यदि बनी रहे। लेकिन ये तो बात हरियाणा की हुई, पंजाब कांग्रेस में भी कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में जैसी कलह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। खबर आपको दे दें, भूपेश बघेल से चन्नी गुट नहीं मिला है। 4 दिन से चंडीगढ़ में है भूपेश बघेल। प्रदेश बड़ी खबर जो है वो आपको बता दें, पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन की जैसे ही बात शुरू हुई, उसके बाद से कलह खुलकर सामने आने लगी। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने साफ साफ कह दिया कि पार्टी हाईकमान किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि भूपेश बघेल आज भी दिन भर चरणजीत सिंह चन्नी और उनके सपोर्टर्स से मिलने का इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया, इसलिए भूपेश बघेल ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने कह दिया कि प्रदेश अध्यक्ष बदलना कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, पार्टी हाईकमान का फैसला आखिरी है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो अब ये देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी की अभी हमने खबर दिखाई थी कुछ दिनों पहले कि कैसे उन्होंने सब अपने सहयोगियों को एक साथ मिलाकर बैठक कर ली। एक के बाद एक मीटिंग हो रही है 3 दिन से, लेकिन
पंजाब में भूपेश बघेल बैठे हुए हैं, उनसे कोई मिलने नहीं जा रहा है, इसका क्या मतलब है? हाई कमान की कोई सुनना नहीं चाहता? नहीं, हाई कमान की तो नहीं सुनना चाहता। दूसरा, भूपेश बघेल जो है वहाँ पे जब आप खुद जाएंगे, देखिए अंदर खाने क्या है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनका आपसी केमिस्ट्री बहुत पारिवारिक तौर पे ठीक है, लेकिन भूपेश बघेल जो माने जाते हैं वो हमेशा छत्तीसगढ़ में भी माने जाते थे कि ये प्रियंका गांधी को के पीछे खड़े होकर अपनी एक बिडिंग कर रहे थे, जिसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी से जुड़े हुए जो लोग थे वो खुश नहीं थे। वहां पे भी वही हो रहा है कि पंजाब में अब देखिए नवजोत सिंह, कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को आगे बढ़ाना, सब में प्रियंका गांधी वगैरह कहाँ था। अब वहां पे अंत में चन्नी साहब को लाया गया मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले कि एक दलित ही बनाया जाए। ये फेलियर है, कंप्लीट फेलियर इनका रहा। ना तो दलित समाज का वोट ले पाए, खुद भी नहीं जीत पाए। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस की दुविधा क्या है कि 27 का चुनाव आने वाला है, पार्टी टूट जाएगी क्या? नहीं, पार्टी टूटे नहीं तो इनके पास उपाय कहां जाएंगे आप? वहां पे टूट के अकाली में आप जा नहीं सकते हैं, इनके पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं। ये नाराजगी केवल ये है कि हर किसी को लग रहा है कि कुछ चमत्कार हो जाए अगर आम आदमी पार्टी बहुमत खोती, अगर ये खोती है, और वैसी स्थिति होती है कि उसका डिफॉल्ट बेनिफिट कहीं कांग्रेस को मिल जाए, क्योंकि अकाली वहां पे कमजोर है और बीजेपी मेहनत तो कर रही है लेकिन उसका एक पारंपरिक तौर पे एक लिमिटेशन है वहां पे। वैसी स्थिति में हर कोई अपने आप को पोटेंशियल सीएम कैंडिडेट देख रहा है। तो बात वो है कि प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे तो दावेदारी मजबूत होगी, अगर नहीं रहेंगे तो इन्हें लगता है कि तो अभी क्या है, चुनाव जीतने से ज्यादा अपने आप को एक फ्यूचर सीएम क्लेमेंट के पोजीशन पे सिक्योर करने की पूरी कवायद है। इस कारण से भूपेश बघेल वगैरह भी वहां पे यही चाहेंगे कि जो उनके पक्ष का हो, और चन्नी उनके पक्ष के नहीं है। ठीक है, एक ब्रेक पर जाने से पहले क्विक कमेंट सर, चन्नी पार्टी तोड़ देंगे? नहीं, वो दोनों वो ऑप्शन भी देख रहे हैं, लेकिन वही है कि देखिए शुभेंदु अधिकारी भी जब आए थे तब भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी ऐसी कोई संभावना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। चन्नी भी अगर आज आ जाते हैं तो उसके अगले 5 साल की पॉलिटिक्स में वो अपने आप को बीजेपी में मजबूत कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक उनके साथ समस्या ये है कि अभी की पॉलिटिक्स में कोई भी पार्टी जाट सिख चेहरा ही दिखाना चाह रही है। वो इतना डोमिनेंट कास्ट है और उनका जिस तरह का असर है वो वो इस मजबूरी में अगर वो आ भी जाते हैं बीजेपी की तरफ तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाने जा रही है। बीजेपी को भी लग रहा है कि उससे कोई बहुत फायदा नहीं होना है। केवल ढिल्लों को भी बीजेपी ने बनाए ये जानते हुए कि उसको सिख वोट नहीं मिलना है बीजेपी को बहुत ज्यादा। शहरी इलाकों में कुछ वोट मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी की राजनीति अपने 38% हिंदू वोट की है। इसके बावजूद उसने जाट सिख चेहरा आगे किया। अब भगवंत मान जाट सिख चेहरा है, राजा वटिंग जाट सिख चेहरा है, सुखबीर बादल जाट सिख चेहरा है उसमें। और इनके साथ जो हम लोग एक दिन और चर्चा कर रहे थे, सज्जन जी भी बता ही रहे थे कि मजहबी जो सिख हैं, मजहबी दलित जो हैं, और उनकी आबादी ओवरऑल जो 33% दलित में से 1/3 है, 30% के करीब है। तो उस आधार पर आप राजनीति बहुत नहीं कर सकते हैं। इन्होंने अपने सारे ऑप्शंस देख लिए हैं चरणजीत चन्नी ने, और अब शायद वो मिले भूपेश बघेल से। चन्नी का एक और भी है कि देखिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा वाला मामला, जब उनकी गाड़ी आधे घंटे ट्रैफिक में फंसी रही, चन्नी मुख्यमंत्री थे, तब तो ये बहुत ही कड़वा एक स्मरण है। ये जल्दी नहीं होगा कि बीजेपी में उनको ले लिया।